गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अक्षय कुमार अपने यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, कल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। और कल के क्वेश्चन का सबसे पहले सही जवाब दिया था ज्योतिष कुमार ने, जिनको इनाम की राशि 21 रुपया उनके यूपीआई खाते पर भेज दिया गया था। तो उनको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप लोग कमेंट में आंसर कमेंट करते रहें, सबसे पहले सही, तो हम जो भी इनाम की राशि रहेगी उनको भेज दिया करेंगे। और भी लोगों ने आंसर दिया था लेकिन बाद में दिया था, जैसे हिमांशु हो गए, अंकित हो गए, और भी बहुत सारे कमेंट थे, नाम तो याद नहीं है, पर जिन्होंने सबसे पहला दिया था वो ज्योतिष थे, तो उनको पैसा भेज दिया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था, उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था 63 का अधिकतम घात क्या होगा जो 6336 फैक्टोरियल को पूरा विभाजित करे। 63 का अधिकतम घात जो 6336 फैक्टोरियल को पूरा विभाजित करे। इसको 63 से भाग देना था और कटता पूरा, तो 63 का कितना मैक्सिमम पावर होता। तो 63 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 63 को लिख सकते थे 7 गुने 9। अगर हमको पता चल जाए इसमें कितना 7 है और कितना 9 है तो उतना पेयर बना के निकाल देंगे। तो देखिए, अगर हमको पता करना होगा कि इसमें फैक्टोरियल 6336 में कितना 7 है, कितना 7 है, फैक्टोरियल में कितना 7 है, तो फैक्टोरियल में कोई भी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले उसको 7 जिस संख्या को निकालना उससे भाग देते हैं। 7 से भाग देंगे, 7 की संख्या निकालनी 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 नंबर 63, 0 7 पचे 35। ठीक, फिर 900 जो शेषफल आता था, भागफल आता था, उसमें फिर से भाग देते थे जब तक कि 7 से कम ना आ जाए। तो इसमें कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 2 0, 7 दूनी 14, 6 5, 7 नंबर 63। फिर 129 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 5 9, 7 8 56। फिर 18 में 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब ये सबको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 8 2 10 9, 10 9 19 5, 24 का 4, हाथ में 2, 0 2 1 3 3 2 जो हाथ में था 5, हाथ में 1, हाथ में कुछ नहीं, 9 1 10, बस 1054। 7 कितना आया, 1054। अब इसी प्रकार हम लोग 9 का संख्या निकालेंगे। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अगर हमको 3 का संख्या इसमें पता चल जाए, 6336 में कितना 3 होगा, तो ऐसे 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 1 2, फिर 2 1 1 2 में 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7 0 4, फिर 7 0 4 में 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 4, फिर 2 3 4 में 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7 और 8, फिर 7 8 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 और 6 18 26, फिर 26 में 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 8 24, फिर 8 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इस तरह से हमको 3 का संख्या कितना मिल गया, 3 का संख्या जोड़ लेते हैं, 8 2 10 6 16, 16 8 24, 4 28, 4 32, 2 36 के 6, हाथ में 3, ठीक, 1 4 3 1 4, 7 4 11, 11 2 13, 13 3 16 के 6, हाथ में 1 1, 7 1 8 2 8 2 10 और 1 11 के 1, हाथ में 1 और 2 1 3, कितना आ गया, 3166। किसका संख्या हो गया, 3166 3 का। 3166 किसका संख्या आ गया, 3 का। हमको चाहिए था किसका, 9 का, तो मतलब इसका आधा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर था ना, 3 का स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर मतलब इतना 3 है, तो 9 कितना होगा, इसका आधा 9 हो जाएगा। 9 कितना हो जाएगा, इसका करेंगे ना, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1583 9। मतलब कि हमको फैक्टोरियल 6336 में कितना आ गया,
7 का पावर कितना आ गया, 7 का पावर कितना आया था 1054 गुना 9 का पावर कितना आ जाएगा, 9 का पावर 1583। हम क्या ढूंढते थे, पेयर ढूंढते थे। पेयर कब मिलेगा, जो सबसे कम रहेगा। 7 कितना बार है 1054 बार और 9 कितना बार है 1583 बार। तो 1054 इसमें से निकाल लेंगे, इसको लिख सकते थे 7 का पावर 1054 गुने 9 का पावर 1054 और गुने 9 का पावर 1054 में से इसको घटा, इसमें से इसको घटा के कितना आएगा, 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 7 में से 5 जाएगा तो 2, फिर 5 में से 0 जाएगा 5। तो इसको लिख सकते हैं 9 का पावर 1054 और 9 का पावर 529। देखिए तो 7 का पावर 1054 और 9 का पावर 1054, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 7 गुने 9 का पावर 1054 गुने 9 का पावर 529 रह जाएगा। ये हो गया 63 का पावर 1054 गुने 9 का पावर 529। तो 63 का मैक्सिमम घाट कितना आया, 1054 आ गया। 63 का मैक्सिमम घाट क्या आ गया, 1054 आ गया, ठीक। तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो आज भी बने रहिए वीडियो के साथ, आज का भी क्वेश्चन आएगा और अच्छा क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा आराम से। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा जो एग्ज़ाम से कंसर्न रहेगा, हमारे एसएससी, रेलवे या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कंसर्न रहेगा, वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। ये नहीं कि शो ऑफ करने के चक्कर में ज़्यादा टफ दे दिए। अब इसको साफ़ कर लेते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं। अब आज हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले उसको समझेंगे कि ये है क्या। प्रोग्रेशन, पहले आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। देखिए ये होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली कोई भी नंबर रहेगा ना, एक खास पैटर्न पे खास पैटर्न पे दिया रहेगा, एकदम फिक्स। जैसे किसी 2 बढ़ेगा तो आगे भी 2 बढ़ेगा, अगर पहला 3 बढ़ा तो आगे भी 3 बढ़ेगा। ये ना एक खास पैटर्न पर, जैसे देखिए, जैसे इस हम लोग जनरली अपने लाइफ में भी देखते हैं ये सब चीज़, छोटा मोटा जो खास पैटर्न पे काम करे। जैसे जो सीढ़ी देखते हैं हम लोग, जिसको मशीनी बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है, नीचे चौड़ा रहता है, ऊपर जाके ऐसे पतला हो जाता है। तो यहाँ का लंबाई कुछ और होगा, यहाँ का लंबाई कुछ और, यहाँ का लंबाई कुछ और, यहाँ का लंबाई कुछ और। मान लीजिए अगर 10 होगा तो ये 8 होगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा। तो अगला हम लोग जब बोल देगा कि अगला क्या होगा, तो फटाक से बोल देंगे कि 2 होगा। कितना कम रहा था, 2 कम रहा था, तो अगला बता देंगे 2 होगा, ठीक। इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमारा समांतर श्रेणी भी इसी तरह से रहेगा कि एकदम खास पैटर्न पर काम करेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि पहला संख्या 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है। पूछेगा अगला क्या होगा, तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, यहाँ से यहाँ 3 बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ भी हम 3 बढ़ा देंगे, अगला क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगला संख्या 11 हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 15 है, यहाँ 19 है, पूछेगा अगला क्या होगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, 4, यहाँ 4, यहाँ तो यहाँ कितना बढ़ा देंगे, 4, तो 19 4 23। तो यही होता है हमारा समांतर श्रेणी। जितना एक में बढ़ता है ना, उतना ही हर संख्या में बढ़ेगा, उतना ही हर संख्या के बीच में मतलब कि हर 2 संख्या के बीच में अंतर समान रहेगा। जैसे इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 4, ये दोनों के बीच का अंतर कितना, 4, ये दोनों के बीच का अंतर कितना, 4। तो ऐसे ही हर संख्या के बीच में, जैसे देख लीजिए, अभी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बढ़ते ही क्रम में रहेगा, घटते क्रम में भी रह सकता है। जैसे देख लीजिए, 5 था, फिर 3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर कितना होगा,
आगे बताइए कितना होगा। जैसे 5 से कितना घटा, 2 घटा, फिर यहाँ 2 घटा, यहाँ भी 2 घटा, यहाँ भी 2 घट जाएगा। तो 1 में से 2 घटाएंगे -2 तो कितना आ जाएगा, -1। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, फिर -2 घटेंगे तो -1 में से -2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। तो कोई ज़रूरी नहीं कि टर्म बढ़ते ही रहेगा, टर्म घट भी सकता है। लेकिन दोनों का बीच का चीज़, जैसे 2 टर्म के बीच, 2 टर्म मतलब 2 पद, पहला पद दूसरा पद, 2 पद के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा समान रहेगा। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए -2 था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी -2, ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी -2 और ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी -2। आगे भी बढ़ाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, -2। तो हमारा जो समांतर श्रेणी है इसी तरह से काम करता है, इसी तरह से रहता है। तो ये तो हो गया। चलिए अगला टर्म पूछेगा, 4-5 टर्म पूछेगा तो हम लोग ऐसे बैठा के देख लेंगे। लेकिन बोल देंगे 100वां टर्म क्या होगा, 50वां टर्म क्या होगा, 150वां पद क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले देखिएगा फॉर्मूला कैसे आता है जो बता देते हैं। देखिए मान लीजिए पहला पद था 2, दूसरा पद 5, तीसरा पद कितना हो जाएगा 8। ठीक, कितना बढ़ा यहाँ से 3, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा फिर 3। देखेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 3 और 3 6 बढ़ गया, 6 बढ़ गया। तो पहला पद में देखिए कॉमन डिफरेंस कितना था 3, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है इसको, कॉमन डिफरेंस, दो पद के बीच का अंतर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा यहाँ से यहाँ तक में कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। मतलब कि टोटल कितना संख्या हो गया यहाँ से, कि कौन सा पद है ये तो फर्स्ट हो गया पहला पद, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीसरा पद आ गया हमारा, कौन सा, तीसरा पद। तीसरा पद में आया तो कितना बढ़ गया, कॉमन डिफरेंस का 2 गुना, कॉमन डिफरेंस का 2 गुना। ये कॉमन डिफरेंस 3 था ना, तो इसका 2 गुना मतलब 6 बढ़ गया। एक और पद लेते, चौथा पद, 4th टर्म, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना बढ़ जाता, 2 से 11 तक जाने में 9 बढ़ जाता। 9 कितना है कॉमन डिफरेंस का, जो कॉमन डिफरेंस है 2 टर्म के बीच का अंतर है, 2 टर्म के बीच का अंतर, उसका कितना गुना है, 3 गुना। उसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि जो हर पद होगा, जैसे चौथा पद में कॉमन डिफरेंस का 3 गुना जुट रहा है, 5वां पद में क्या जुटेगा, कॉमन डिफरेंस का 4 गुना जुटेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस का 4 गुना, 4 इंटू कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित करते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर लास्ट किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो तथा प्रथम पद ए हो तथा कॉमन डिफरेंस डी हो और लास्ट टर्म, छोड़िए लास्ट टर्म अभी नहीं हो, तो nth टर्म क्या होगा, बोल देगा nth टर्म 8वां टर्म, 9वां टर्म, 10वां टर्म, 75वां टर्म, ऐसा यही होगा nth टर्म। nth टर्म बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म, लास्ट में जो सबसे होगा जिसको L द्वारा सूचित करेंगे, L द्वारा सूचित करेंगे। तो यहाँ से L बराबर या लास्ट टर्म बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे कि कोई भी श्रेणी हो, 7 हो, फिर 12 हो, फिर 17 हो, फिर 22 हो, तो पूछेगा इसका 10वां टर्म, 10th टर्म या 10th पद क्या होगा। 10th टर्म क्या होगा, तो हम देख रहे हैं पहला पद क्या है 7, मतलब a बराबर क्या हो गया 7। d क्या होता है, d कॉमन डिफरेंस, मतलब दो पद के बीच का डिफरेंस, दो पद के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 पद के बीच का डिफरेंस है, देखिए 7 से कितना बढ़ा 5। देखिए हर प्रत्येक 2 पद के बीच का डिफरेंस यही रहेगा। देखिए यहाँ भी 7 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, आगे भी 5 का डिफरेंस रहेगा। तो डी हो गया 5। तो पूछा 8वां 10वां टर्म,
तो 10वां टर्म बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन, एन क्या होता है 10th टर्म, एन की जगह क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 5। एन यहाँ क्या होता है nth टर्म, जेमा टर्म पूछता है, 10वां पूछा है तो एन का वैल्यू 10 रख देंगे। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था 7 दिया होता, तो ए का वैल्यू 7 रख देंगे। क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा नोट कर लीजिएगा। हम रख दें वैल्यू 7 प्लस 10 माइनस 1 9 गुने 5 कितना हो जाएगा 9 5 45 7 52। 10वां टर्म क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया टर्म निकालना, 10वां पूछ दे 20वां पूछ दो तो क्या करेंगे, एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या दे सकता है, ये सबको बोल देगा कि 10 टर्म तक का, ठीक है 10 टर्म तक का जोड़ कितना होगा सबका, 10 टर्म तक का सबका 10 पद का जोड़ कितना होगा। तो जोड़ बराबर देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। जोड़ बराबर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए अगर इसके जोड़ को एसएन से डिनोट करते हैं, एसएन से करते हैं, एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1/d होता है। वहाँ a क्या है, a है पहला पद, d क्या है कॉमन डिफरेंस, n क्या है nth टर्म, nth पद या टर्म। तो अगर ऐसा दिया रहे, कोई भी हमको समांतर श्रेणी दे दे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दे और पूछेगा nth टर्म तक का जोड़ कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसी फॉर्मूला पे रख देंगे। क्या करेंगे इसी फॉर्मूला पे रख देंगे। अच्छा एक चीज और देखिएगा, इसको देखिएगा एस एन बराबर क्या लिखाए हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू इतना लिखाए हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a को a प्लस a कर सकते हैं, a प्लस है 2a को कर देंगे और इधर क्या n माइनस 1 इंटू डी, ये जस का तस। अब देखिए n/2 इंटू ई ए तो एगो है ठीक है, प्लस ये क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ध्यान से देखिएगा, तो ये बताया था क्या लास्ट टर्म, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए हैं कि ये लास्ट टर्म, तो a प्लस एल रख देते हैं। मतलब कि सम क्या होगा, टोटल जितना टर्म है जितना पद है उतना बटा 2 गुने पहला पद प्लस अंतिम पद। मतलब कह सकते हैं n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। तो ये हो जाएगा अगर समांतर श्रेणी में जोड़ निकालने के लिए दिया रहेगा। तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हल्का सा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम देगा। और ये सिर्फ आपका मैथ में नहीं, रीजनिंग में भी इससे अच्छा खासा, समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी से रीजनिंग में भी अच्छा खासा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कंसेप्ट रहेगा तो आपका मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी कवर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बनाइए, जैसे है पहला पद 4 है, दूसरा 4 के बाद 7 है, तीसरा 10 है, ऐसे करके है। बोला है 8 पद तक का योग निकालें। 8 पद तक का योग, 4 7 10 ऐसे कर करके है और बोल रहा है 8वां पद तक का
योग निकाले। तो हम जानते हैं आठवां पद होगा क्या, आठवां पद क्या होगा, हम जानते हैं आठवां पद के लिए एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 का, एन कितना है 8 और ए कितना है 4। यहाँ ए बराबर कितना हो गया 4, डी बराबर तो 7 माइनस 4 या 10 माइनस 7, डी बराबर क्या आ जाएगा 3, और क्या है एन बराबर कितना है 8। अगर सबका वैल्यू रख देंगे इसमें तो एल बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस एन 8 माइनस 1 इंटू डी। तो 4 प्लस 7 गुने 3, 7 21 4 25। तो आठवां पद कितना आ जाएगा 25। अब पूछा सम, सबका जोड़, तो एस एन बराबर क्या हो तो एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो एन कितना है 8 बटा 2 इंटू ए कितना है 4 प्लस एल लास्ट टर्म कितना निकाले हैं 25, आ जाएगा 4 इंटू 29, 25 4 29, 29 चको 29 दूनी 52 और दूनी 104, 129 दूनी 58 ना सॉरी 116, 116। ये हम लोग इस तरह से जोड़ निकाल लेंगे, जोड़ पूछेगा तो। अब देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका गुण या नियम जो कह सकते हैं। तो इसका गुण और नियम देखते हैं। देखिए मान लीजिए ए बी सी एपी में है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी में लिखते हैं, एपी में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर जितना होगा उतना इन दोनों के बीच का अंतर होगा। मतलब कि B में से A जितना घटा के आएगा उतना ही C में से B को घटाएंगे तो आएगा, B में से जितना A को घटाएंगे उतना आएगा, उतना ही C में से B को घटाने पर आएगा। क्योंकि जब AP में है तो यहाँ से जितना ये बड़ा होगा उतना ही ये बड़ा होगा, तो इसमें से जितना इसको घटाने पर और इसमें से इसको घटाने पर मान बराबर आएगा। वैसे ही तो देखिए अब A इधर माइनस में इधर लेके चल जाएंगे तो प्लस में, और B इधर माइनस में इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस में। तो B और B 2B बराबर कितना हो जाता है, इधर A जाकर जुड़ जाता तो A प्लस C हो जाता। यहाँ से B बराबर क्या आ जाएगा A प्लस C बाई 2, A प्लस C बाई 2। अब देखते हैं आगे देखते हैं। यदि ये एक प्रॉपर्टी है इसका, अगर 3 संख्या दिया रहेगा 3 तो बीच वाला क्या होगा माध्य कहते हैं, माध्य पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए यदि A1 A2 A3 A4 AP में है तथा B1 B2 B3 B4 आगे भी रहेगा भी AP में है, तो A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा A3 प्लस B3 कॉमा आगे ये भी AP में होगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 2 सीरीज दिया रहे, एक AP अलग दिया रहेगा दूसरा अलग AP दिया रहेगा, और दोनों को हर टर्म को जोड़ेगा ना, तो जो टर्म प्राप्त होगा वो भी AP में ही आएगा, वो भी समांतर श्रेणी में आएगा। जैसे देख लीजिए 1 2 4 6 8 यह है समांतर श्रेणी में, 2 2 बढ़ रहा, वैसे ही रहेगा। अगला 3 7 कितना बढ़ा 4, फिर 7 11, फिर 4 11 4 15। ठीक, ये अलग एक श्रेणी है, ये अलग है, एक अलग है। बोला दोनों को जोड़ा जाए, दोनों का हर पद को जोड़ा जाए। इसमें जोड़ेंगे 3 2 5 7 4 11 11 6 17 15 8 23। अब यहाँ हम देखेंगे कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा 6, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा 6, ऐसे कितना बढ़ेगा 6। तो 2 समांतर श्रेणी को जोड़ेंगे तो एक समांतर श्रेणी ही मिलेगा। वैसे ही दोनों को घटाएंगे भी तो
देखिए दोनों को घटाइए तो इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी एक समांतर श्रेणी मिलेगा, वो भी एक समांतर श्रेणी ही मिलेगा। जैसे देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7। देखिए तो कितना बढ़ा था, 2 2 2। मतलब जो घटाने पर भी हमको समांतर श्रेणी मिलेगा। तो हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि दो समांतर श्रेणी को जोड़ने पर एक समांतर श्रेणी मिलेगा, दो समांतर श्रेणी को घटाने पर भी एक समांतर श्रेणी मिलेगा। यहाँ तक कि दो समांतर श्रेणी को गुना भी करेंगे ना तो भी एक समांतर श्रेणी ही मिलेगा। तो यहाँ से एक तो यह प्रॉपर्टी हो गया, प्लस में दूसरा प्रॉपर्टी इसी में, इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी आप लोग इसी में हम करेक्शन कर देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। खाली यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस, प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस, प्लस की जगह क्या, माइनस। ठीक, मतलब माइनस वाला भी चीज किस में रहेगा, एपी में रहेगा। वैसे ही अगर गुना वाला देखते हैं, जैसे कितना था 2 4 6 8, दूसरा पद कितना था 3 7 11 15। हम गुना करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 7 6 को 28, 11 6 को 66, 15 8 120। देखिए यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया है, 2 22। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, 16 में से 8 गया तो 8, और 5 में से 2 गया तो 3, 38। ये तो ज़्यादा आ गया। तो गुना में नहीं आएगा, फिर गुना में नहीं आएगा समांतर श्रेणी। हाँ, लेकिन देखिए गुना का प्रॉपर्टी क्या है कि A1 A2 A3 A4 ये AP में है, AP में है। तो प्रत्येक पद में किसी संख्या से गुना या भाग देने पर प्राप्त श्रेणी भी एपी में होगी। देखिए जोड़ घटाव वाला तो समझ लिए थे। अब देखते तो गुना का क्या प्रॉपर्टी है इसका। मान लीजिए कोई श्रेणी है एपी में, कोई श्रेणी है एपी में, जैसे 3 7 11 15 एपी में। अब इसमें हम प्रत्येक पद में 2 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 6, यहाँ 14, यहाँ 22, यहाँ 30। तो जो प्राप्त होगा देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर 8, यहाँ से यहाँ तक का अंतर 8, यहाँ से यहाँ तक का अंतर 8। देखिए तो प्रत्येक अंतर बराबर आ रहा है, मतलब ये भी चीज़ क्या आ जाएगी, समांतर श्रेणी में आ जाएगी। अच्छा हम भाग देख लेते हैं एक बार। ठीक, जैसे मान लीजिए 4 रहे 8 रहे, 4 8 12 16। हम भाग देंगे अगर 2 से सब में तो ये कितना आ जाएगा 2 से भाग देने पर ये 2, ये कितना 4, ये कितना 6, ये कितना 8। देखिए भाग देने पर भी हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, समांतर श्रेणी। देखिए कितना बढ़ा 2, ये भी 2, ये भी 2 बढ़ गया। तो हमको किसी भी एक श्रेणी दिया रहेगा और प्रत्येक पद में किसी एक संख्या से गुना करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो भी समांतर श्रेणी में आएगा। या फिर अगर प्रत्येक पद में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो भी हमको क्या प्राप्त होगा, समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगा। तो ये समांतर श्रेणी का एक जोड़ घटाव गुना भाग का प्रॉपर्टी था। अब देखते हैं इसमें आगे समांतर अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। देखते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, देखिए मान लीजिए ए बी सी एपी में है, एपी में
ABC AP में है, तो हम क्या कह सकते थे, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर होगा, मतलब B में से A को घटाएंगे वो बराबर होगा C में से B को घटाएंगे, ये तो बराबर होगा जब अर्थमेटिक में है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अभी B बराबर क्या लिख देते, B बराबर क्या आ गया था, A प्लस C/2। B में से A को घटाएंगे, A प्लस C/2 कैसे, देखिए यहाँ से B इधर जाके जुड़ जाएगा, 2B बराबर क्या आ जाएगा, C प्लस A, तो B बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस C/2। तो यहाँ B जो है ये पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, माध्य है, तो यहाँ BAM है, जो B है वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का माध्य है। तो माध्य होता क्या है, माध्य होता क्या है, माध्य जनरली एवरेज का नाम सुने, औसत, वही माध्य होता है। औसत को ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में माध्य बोलते हैं, मीन बोलते हैं। जैसे और देखते हैं इसको और समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए माध्य में यदि A1 A2 A3 ऐसे करके AN AP में है, तो अर्थमेटिक मीन माध्य बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करते करते कहाँ तक जोड़ना, AN तक, बट्टा कितना, N बट्टा कितना है टोटल जितना टर्म रहेगा उतना से भागा दे देंगे। ये अर्थमेटिक हो गया, ये अर्थमेटिक मीन हो गया, ये समांतर माध्य हो गया। तो समांतर माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई भी जितना श्रेणी दिया रहे, श्रेणी में जितना पद रहे सबको जोड़ देंगे, और उसमें जितना पद है उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब उससे भाग दे देंगे। जैसे पूछता 2 4 6 का अर्थमेटिक मीन कितना होगा, कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते, 2 + 4 + 6, और कितना संख्या था, 1 2 3, 3 से भाग देते, कितना आ जाता, 4 2 6 6, 12/3 बराबर कितना, 4। देखिए तो बीच वाला संख्या यहाँ आया, बीच वाला संख्या अगर यही रहता, आगे और देखिए समझिएगा, आगे अगर यही रहता 7, मान लीजिए रहता 11 17 23 29 35, इतना है। पूछता इसका माध्य कितना होगा, इसका माध्य कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं, अगर माध्य निकालना जानते तो क्या जानते हैं कि सभी को जोड़ देते, 23 + 29 + 35, और भाग किससे देते, 1 2 3 4 5 से भाग देते, किससे भाग देते, 5 संख्या तो 5 से, सबको जोड़ के 5 से भाग दे देते। जोड़ने पर कितना आ जाता, देखिए 7 1 8 3 11 9 20 5 25 के 5 हाथ में 2 3 2 5 2 7 1 8 1 9 2 11/5 111/5 काट देते, कितना आ जाता, 23। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 23 यहाँ जो आया है, जो यहाँ भी था, जो 23 यहाँ आया है वो क्वेश्चन में भी था। मतलब कि समांतर माध्य क्या होता है, अगर देखिए कितना संख्या था, 1 2 3 4 5, मतलब विषम, अगर विषम संख्या दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्म विषम रहेगा, तो हमेशा बीच वाला संख्या ही समांतर माध्य हो जाएगा, जो औसत रहता है। बीच वाला संख्या, जैसे यहाँ भी देखिए बीच में क्या था, 4, तो बीच वाला संख्या औसत, ये कब हो जाएगा, जब विषम संख्या में दिया रहे, 1 2 3 4 5, वैसे 5 दिया रहे, 3 दिया रहे, 7 दिया रहे, तो जो हम जो बीच बीच में होगा वही क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अच्छा ये तो अगर विषम दिया रहे तब ना, अगर सम दिया रहे, सम संख्या दिया, जैसे 1 2 3 4 ही तक देता, 1 2 3 4 ही तक देता, इसको साफ कर लेते हैं। समझिएगा, बहुत अच्छा चीज़, बहुत लॉजिकल चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है, बहुत अच्छा भी आएगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। देखिएगा, मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, 5 है, 9 है, 4 बढ़ाएं तो यहाँ भी 4 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ भी 4 बढ़ जाएगा। पूछेगा इसका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, इसका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, तो क्या करते हैं, सबको जोड़ते, 14 13 2717 27 10 3707 44/3
कितना संख्या 1 2 3 4, 4 मतलब कितना आ जाता 11, कितना आ जाता 11। अब हम क्या देख रहे हैं 11 जो है आया है वो कहाँ लाई करेगा, कहाँ जाएगा, यहाँ बीच में 9 से भी 2 बढ़ेगा और 13 से भी 2 घटेगा, 9 से भी 2 बढ़ेगा और 13 से भी 2 घटेगा, बीच बीच में। मतलब कि अगर सम संख्या दिया रहे, कितना संख्या 4 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म सम रहेगा तो जो बीच में 2 संख्या है ना उन दोनों का बीच वाला चीज ही माध्य होगा। ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ टर्म सम होगा, कितना टर्म था 1 2 3 4 सम, तो जो बीच में पड़ेगा ना, बीच में कौन था, पूरा श्रेणी का बीच में 9 और 13 था, तो 9 और 13 के बीचों बीच में कौन सा पड़ेगा, 9 और 13 के बीचों बीच में देखते हैं तो 9 के बाद कौन आएगा, 10 के बाद 11 के बाद 12। देखिए तो 9 और 13 के बीच में सबसे बीच में कौन है, 11 है ना, तो हमेशा एकदम बीच वाला चीज ही माध्य होगा। और देखिए और कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 25 के बाद 29 है, 29 के बाद 25 4 29 4 33, 33 4 37, 37 4 41, एक कितना 5 आ गया, एक और लेते हैं 41 4 45। पूछा इसका माध्य कितना होगा, तो माध्य निकालने के लिए हम पहले देखेंगे अगर इतना टर्म रहता, ये 45 नहीं रहता तो हम आराम से माध्य किसको मार देते 33 को, कहा कि बीच बीच में इधर से भी 2 गो इधर से भी 2 गो, बीच बीच में क्या है 33 बीच में। लेकिन हमारा 33 अब क्या यहाँ 45 भी है, यहाँ 45 भी है, तब क्या करेंगे इस केस में, हम जानते हैं एकदम बीच वाला चीज माध्य होता है, तो सबसे बीच में कौन है 33 और 37, 33 और 37, 33 और 37 के बीच में कौन सी आता है, 33 और 37 के एकदम बीच में, 33 के बाद 34 के बाद 35 के बाद 36 के बाद 37। देखिए 33 और 37 के एकदम बीच बीच में कौन सा है 35, तो हम 35 को ही माध्य मार देंगे। फॉर्मूला पर भी रखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत है। फॉर्मूला टफ है नहीं, सबको जोड़ के जितना टर्म है उससे भाग दे देंगे तो उससे भी माध्य निकल जाएगा। ये तो हमारा हो गया क्या, अर्थमेटिक माध्य निकालना, अर्थमेटिक माध्य। अच्छा अब देख देगा, देखिएगा सब कंसेप्ट है। देखिए कोई पहला पद ए है, उसके बाद कोई पद है, कोई पद ले लीजिए M1 M2 M3 M4, उसके बाद लास्ट पद ले लीजिए L है, लास्ट पद AN कर लीजिए चाहे तो AN, अंतिम पद है AN, ठीक। तो पूछेगा A और A से AN के बीच, A से AN के बीच कितना अर्थमेटिक पद आएगा, कितना अर्थमेटिक पद आएगा, मतलब कि समांतर पद की संख्या, समांतर पद की संख्या। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर पद की संख्या के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना चाहिए, क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। अगर हमको पहले पता चल जाएगा कि दो के बीच में कितना डिफरेंस है, डी पता चल जाएगा, तो हर बार फिर उतना बढ़ा देंगे, उतना बढ़ा देंगे जब तक कि यहाँ ना पहुँच जाए। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए 5 है और एक संख्या दे दिया है 21, ठीक, एक संख्या दे दिया है 21। 5 और 21 के बीच, 5 और 21 के बीच कितना समांतर श्रेणी का पद आएगा, कितना समांतर श्रेणी का पद आएगा। तो समांतर श्रेणी के पद के लिए कितना क्या चाहिए कि जितना यहाँ बढ़ाएंगे उतना यहाँ बढ़ाएंगे, उतना यहाँ बढ़ाएंगे उतना ही यहाँ बढ़ाएंगे, ये चाहिए। तो हमारा पहला पद पता है, अंतिम पद पता है, पहला पद पता है और अंतिम पद पता है। टोटल कितना पद हो जाएगा, यहाँ से टोटल पद कितना हो जाएगा, Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर या L बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n टोटल पद था, यहाँ n टोटल पद था। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, 5 से 21 के बीच 3 पद, 3 पद कौन कौन होगा, कौन होगा 3 पद, 3 पद इन दोनों के बीच में, 5 से 21 के बीच में 3 पद। अच्छा बीच में 3 पद मतलब कि ये इसको छोड़ के 1 2 3 पद और आएगा, और ये टोटल पद कितना हो गया हमारा, टोटल पद
5 पद हो गया। तो n की जगह यहाँ कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। a की जगह कितना है, 5 है। l की जगह कितना है, 21 है, तो d मिल जाएगा हमको। l की जगह देखिए 21 रखिए, बराबर a की जगह 5 रखिए। पद टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 2 को पहले से 5 और 11 और 3 को पद निकालना है, 3 को पद निकालना है, तो 2 पद पहले से और 3 पद निकालना, टोटल पद 5 माइनस 1 इंटू डी। देखिए 21, 5 इधर आके घट जाता है तो 16 कर देते हैं सीधे, बराबर 4 गुने डी। यहाँ से काट देंगे तो डी कितना मिल जाएगा, 4। डी का वैल्यू 4 मिल गया, मतलब कि कितना का अंतर है हर संख्या के बीच में, 4 का। मतलब यहाँ से 4 बढ़ेगा 9, फिर 4 बढ़ेगा 13, फिर 4 बढ़ेगा 17, फिर देखिए तो 4 बढ़ के 21 हो जाएगा ना। तो 3 को कौन कौन सा पद आया, 9, 13 और 17, 9, 13 और 17। तो इस तरह से हम लोग समांतर श्रेणी में पद निकालते हैं। पद कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पद के लिए d बराबर क्या कर देंगे, मान लीजिए m1 n d बराबर कर देंगे क्या कि देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो ये जाके घटेगा, मतलब कि लास्ट टर्म में से पहला टर्म घटेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, बटा n माइनस वन। यहाँ n क्या है, n टोटल टर्म है, टोटल टर्म। ये नहीं कि दिया रहेगा 3 पद कौन कौन सा है तो 3 रख देंगे, 3 नहीं, आगे और पीछे वाला जोड़ के टोटल n कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर ये 3 रखना है ना हमको, ये 3 रखना है तो यहाँ n, अगर ये 3 का वैल्यू रखना है तो n प्लस 1 करना पड़ेगा। अगर n बीच वाले पदों की संख्या हो तो तब d बराबर क्या हो जाएगा, l माइनस ए बटा n प्लस 1। बीच वाला पद क्या को था, 3, बीच वाला पद क्या को था 3, तब n कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर रख देंगे और 3 प्लस 1 4, यहाँ n कितना आता 5, 2 आगे और पीछे मिला के 3 में दोनों जोड़ के 5 और उसमें से 1 घटा देते 4। यहाँ अगर बीच वाला पद दिया रहेगा तो 3 रख देंगे। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार से हम अप्रोच करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, हल्का फुल्का 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हाँ एक चीज़ और, एक कंसेप्ट और बता देते हैं। एक कंसेप्ट और क्या है, अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहे, अर्थमेटिक श्रेणी दिया रहे, समांतर श्रेणी दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, मानने के लिए रहेगा 3 समांतर श्रेणी, तीन पद रहेगा समांतर श्रेणी। कौन कौन से पद मानेंगे, एक तो a मान लेंगे बीच में, उससे पहले वाला क्या हो जाएगा a माइनस डी, और उसके बाद वाला a प्लस डी। क्या हो जाएगा, एक तो a, देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर है d का, और यहाँ से यहाँ तक भी d का अंतर है। अगर 4 पद रहेगा तो 4 पद रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। देखिए 4, देखिए कितना का अंतर है यहाँ से यहाँ तक में, 2d का, यहाँ भी 2d का, यहाँ भी 2d का, अंतर समान है। ठीक, यहाँ a क्या है पहला पद और d क्या है अंतर, कॉमन डिफरेंस। 5 पद रहे तो 5 पद रहेगा तो क्या मानेंगे, पहला टर्म a माइनस 2d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। देखिए 5 टर्म आया ना, सबके बीच का अंतर देखिए, यहाँ से कितना बढ़ा है, d बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ा, एक और d बढ़ा, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, d बढ़ा, तब ना d इसमें बढ़ के a हो जाएगा, और यहाँ से इतना कहाँ बढ़ा है, d बढ़ा है, बोले इसमें d जोड़ेंगे तो a को माइनस बचेगा। तो इस तरह से हम लोग 3 पद दिया रहेगा तो ये मानेंगे, 4 पद दिया रहेगा तो ये मानेंगे, 5 पद दिया रहेगा तो ये मानेंगे, और इसी पे मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन एक देख लीजिए, एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी में, में 4 पदों का योग, 4 पदों
का योग 36 है तो AM निकालें, अर्थमेटिक मीन निकालें, AM निकालें। ये क्वेश्चन है, पहले एक बार खुद से लगा के देखिए। 4 पद है तो हम लोग क्या मानेंगे, देखिए 4 पद दिया है तो 4 पद है तो हम लोग क्या मानेंगे, पहला पद देखिए 4 पद के लिए पहला पद क्या मानेंगे, a माइनस 3d, दूसरा पद क्या हो जाएगा a माइनस d, तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस d, और चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d। हमारा 4 पद मिल गया, 4 पदों का योग। तो सारा का योग बोला, सारा का योग कितना है, देखिए सबको जोड़ देंगे, योग मतलब सबको जोड़ देंगे, कितना आना चाहिए 36। अब देख लिए हम लोग इसलिए इस तरह से माइनस में प्लस में इसलिए मानते हैं ना कि देखिए 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा जोड़ेंगे तो, d से d कैंसिल हो जाएगा जोड़ेंगे तो, बच जाएगा क्या a प्लस a कितना है 4a बराबर कितना 36, इंप्लाइज a बराबर कितना 9 से कट जाएगा, 36 कट जाएगा 9 से, a बराबर 9 आ जाएगा, a बराबर हमारा क्या आ गया a 9। तो हम लोग इस तरह से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अगर तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए d से d कट जाएगा, बचेगा 3a, यहाँ चारों को जोड़ेंगे तो 3d से 3d कटेगा, d से ये d कटेगा, बच जाएगा 4a, यहाँ फिर जोड़ेंगे तो माइनस 2d से 2d कट जाएगा, माइनस d से d कट जाएगा, बच जाएगा 5a। तो इस तरह से मानने के पीछे यही लॉजिक है ताकि हमारा आसानी से कट कूट के प्रथम पद निकल के आ जाए। यहाँ से हमको प्रथम पद मिल गया, तो अब प्रथम पद मिल गया, पूछा हमसे क्या था अर्थमेटिक मीन होता क्या है, सारे पदों का योग बटा टोटल पद। तो अर्थमेटिक मीन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चारों पदों का योग a माइनस 3d पहला पद प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, चारों पद को जोड़ दिए बटा कितना टर्म था, टोटल 4 टर्म था तो बटा 4। तो देखिए 3d से 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, यहाँ भी क्या बच जाएगा 4a बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचा a। तो a का वैल्यू कितना निकाले थे 9, तो अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा हमारा 9। तो देख लिए ना, अगर इस तरह से मानते हैं तो कितना आसानी से क्वेश्चन बन जाता है, ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन का। और इसके बाद एक क्वेश्चन इसको बनाइएगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से। क्वेश्चन लिखिए -7, -2, -3, -8, -13 ... का 11वां पद क्या होगा, आप लोग खुद से लगाइएगा तथा योग भी निकाल लीजिएगा। 11 पदों का तथा 11 पदों का योग निकालें, 11 पदों का योग निकालें। दोनों चीज निकाल लीजिएगा, दोनों का फॉर्मूला पता है, 11वां पद का फॉर्मूला l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम बराबर भी पता है, योग बराबर भी n बटा 2 इंटू a प्लस l, दोनों चीज तो बता दिए हैं, दोनों को लगा के देखिएगा और उसको कमेंट कीजिएगा आराम से। अभी तक लोग वेट कर रहे होंगे ना, इनाम वाला क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। अब देखते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। अब हम लोग क्या देखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। जिसको जीपी भी बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। उसमें क्या होता था, समांतर श्रेणी में क्या होता था, समान बढ़ता था, मतलब समांतर श्रेणी में क्या होता था, समान चीज बढ़ता या घटता था, मतलब जितना पहला बार में बढ़ेगा, पहला टर्म में बढ़ेगा, फिर उतना ही दूसरा टर्म में बढ़ेगा, उतना ही तीसरा टर्म में बढ़ेगा।
इसमें क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी में गुना होगा, जितना पहला टर्म में गुना होगा उतना ही फिर दूसरा टर्म में गुना होगा, उतना ही फिर तीसरा टर्म में गुना होगा, या फिर जितना पहला बार में भाग लगेगा दूसरा बार में उतना ही से भाग लगेगा, तीसरा बार में उतना ही से भाग लगेगा। जैसे देखिएगा 2 है, 2 से 4 हो गया, कितना गुना हुआ, 2 गुना। तो फिर ये भी 2 गुना होगा, कितना हो जाएगा 8, फिर ये भी 2 गुना होगा, कितना होगा 16। तो अगला पद पूछेगा तो आराम से जाने कि सब 2 गुना हो रहा था, तो ये भी 2 गुना होकर कितना हो जाएगा 32। ठीक, तो रीजनिंग में ऐसे ही दे देगा 2 4 8 16 खाली स्थान। या फिर देखिएगा 64 है, 64 है, इसको भाग देगा, इसको अगला पद दे देगा 32, फिर अगला पद दे देगा 16, फिर अगला पद दे देगा 8, फिर अगला 4। ठीक, तो देखिएगा अगला पद पूछेगा क्या होगा, फिर 2, फिर 1, फिर अगला पद पूछेगा क्या होगा, अगला पद पूछेगा क्या होगा। देखिए यहाँ कितना से भाग दिए हैं 2 से, यहाँ किससे भाग दिए हैं 2 से। देखिए हर चीज हर जगह 2 से भाग दे पड़ रहा है, हर जगह 2 से भाग पड़ रहा है। तो एक में भी 2 से भाग देंगे, एक में 2 से भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। अगला पद क्या हो जाएगा 1/2। तो गुणोत्तर श्रेणी में गुना में देखिए इधर से दुगुना हो रहा है ना, यहाँ से दुगुना हुआ, यहाँ भी दुगुना हुआ, यहाँ भी दुगुना हुआ, यहाँ भी, इस तरह से दुगुना होते आ गया। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, गुना में। तो जो इन दोनों के बीच का रेशियो होगा ना, जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 जीपी में है, जीपी में है, तो जितना यहाँ गुना हुआ होगा यहाँ भी उतना ही गुना हुआ होगा। मतलब इतना बटा इतना, जैसे इतना बटा इतना जितना आएगा। जैसे इसके केस में देखिए, इस केस में देखिए, देखिए पहले कीजिए 32/64, 32/64 कितना आएगा 1/2। 16/32 कीजिए तो भी कितना आएगा 1/2। 8/16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। मतलब कि अब इसमें कर देते, देखिए इतना बटा इतना 4/2 करते कितना आ जाता 2, 8/4 करते कितना आ जाता 2। मतलब कि हर दो टर्म के बीच में कितना का अंतर रहेगा, कितना का गुणनफल, कितना के गुना का अंतर रहेगा। तो जितना हर दो टर्म के बीच में समान गुना का अंतर रहेगा, जितना पहला टर्म में गुना होगा उतना ही दूसरा टर्म में गुना हुआ होगा, उतना ही तीसरा टर्म में गुना हुआ होगा। ठीक, तो जो रेशियो होगा ना, जो रेशियो होगा पहला दूसरा, देखिए जो रेशियो होगा दूसरा पद और पहला पद का, वही रेशियो होगा तीसरा पद और दूसरा पद का, वही रेशियो होगा चौथा पद और तीसरा पद का। मतलब कि, और इस रेशियो को क्या बोलेंगे, मतलब कि अगर ए बी सी जीपी में है तो यहां से कह सकते हैं B/A बराबर C/A C/B, मतलब जितना यहाँ गुना होगा इतना ही यहाँ गुना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से कितना गुना हुआ था 2, यहाँ से कितना गुना हुआ था 2 हुआ ना। मतलब इसमें इससे भाग देंगे कितना, अगर 2 से गुना होगा तो इससे 2 मरतबे कटेगा। तो अगर इसमें भी 2 से गुना हुआ है ये आया, तो मतलब ये है जो इससे 2 मरतबे कटेगा। तो जो यहाँ जो दोनों जगह रहेगा वो बराबर, तो जो बराबर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे 3 को गुणोत्तर श्रेणी में था तो यहाँ जितना गुना हुआ होगा इतना ही यहाँ गुना हुआ होगा। मतलब इसमें इससे भाग देंगे तो जितना आएगा उतना ही इसमें इससे भाग देंगे उतना ही आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं B/A बराबर C/B। इसको सॉल्व करेंगे B उधर चल जाएगा, मतलब B² और A/C, यही B क्या हो जाएगा B बराबर √A/C, B बराबर क्या हो जाएगा √A/C। तो इसी B को कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। ठीक, गुणोत्तर माध्य कह सकते हैं, गुणोत्तर माध्य। ये तो हो गया जीपी में। अब जीपी का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। जीपी का प्रॉपर्टी देखने से पहले हम क्वेश्चन दे देते हैं। लोग वेट कर रहे हैं तो ज़्यादा इंतज़ार करवाना अच्छा बात है नहीं, तो क्वेश्चन नोट करवा देते हैं। क्वेश्चन है
1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे करते करते हैं प्लस माइनस 198 स्क्वायर माइनस 198 स्क्वायर प्लस 199 स्क्वायर प्लस 199 स्क्वायर का मान निकालें, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऐसे करके माइनस 198 स्क्वायर प्लस 199 स्क्वायर, मतलब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका मान निकालें। ये आपका क्वेश्चन है कितना, 21 रुपया के लिए। हल्का क्वेश्चन है इसलिए 21 रुपया के लिए। जोड़ ही है ना, जोड़ घटो तो तनिको से करते आ रहे हैं, तो जोड़ने में क्या दिक्कत है, तो जोड़िएगा इसको। अब आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग देख रहे थे। अब आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एनमा पद, जैसे मान लीजिए एनमा पद, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए बी सी ऐसे करते एनवा पद, nth टर्म। तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म पहला टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर n माइनस 1, पहला टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर n माइनस 1। यहाँ a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। जैसे कोई गुणोत्तर श्रेणी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लीजिए, इसमें 9 कर दीजिए, 27 कर दीजिए, बोलेगा अगला 11वां पद क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि r कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो r बोलते हैं इसको, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, तो इतना बटा इतना 3। देखिए अब हर जगह 3 का गुना, इसमें 3 का गुना, इसमें 3 का गुना, इसमें 3 का गुना, तो कॉमन रेशियो कितना आ गया 3। या तो फिर दूसरा में पहला से भाग दें या तीसरा में दूसरा से भाग दें, आएगा 3 ही। तो हम जानते हैं कि nth टर्म 11वां टर्म क्या हो जाएगा, होता है देखिए a इंटू आर का पावर n माइनस 1, a का वैल्यू कितना है 3, r का वैल्यू कितना है 3 का पावर कितना n कितना है वहाँ 11 माइनस 1, मतलब कि 3 इंटू 3 के पावर 11 माइनस 1 कितना 10, 3 के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1, गुना में जब बेस आधार रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 3 का पावर कितना हो जाता है 11, 3 का पावर 1 यहाँ 10 यहाँ, 3 का पावर कितना हो जाता 11। ये कितना टर्म आ जाएगा 11वां टर्म, 3 का पावर 11। तो इस तरह से हम लोग टर्म निकालते हैं, इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, पद निकालते हैं। कोई सा भी पद पूछ देगा तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। अब देखते हैं सम क्या होता है। अब क्या देखते हैं कि सम क्या होता है। इसमें सम का दो फॉर्मूला है। सम हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी में पढ़ा रहे हैं अभी, सम हो जाएगा a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बट्टा r माइनस 1। यहाँ कब हो जाएगा, जब r बड़ा हो 1 से, जो कॉमन रेशियो हो वो बड़ा हो 1 से। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो r निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले दूसरा टर्म में से पहला टर्म में से भागा देंगे। कोई भी दो टर्म में बड़ा, कोई भी अगला टर्म में पिछला टर्म से भाग दे देंगे। जैसे 4 में 2 से भाग दे देते, या सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ ना, गुणोत्तर श्रेणी है ना, तो ये 16 हो जाएगा ना, ठीक। तो 4 में 2 से भाग दो, या 8 में 4 से भाग दो, या 16 में 8 से भाग दो, तो आता 2 ही, r आता 2 ही। तो r आया है 2 है, वो कितना है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। अगर r 1 से बड़ा होगा तो इसका क्या हो जाएगा सम, देखिए 4 टर्म था, चारों टर्म का सम कितना हो जाएगा, पहला पद a कितना है 2 इंटू r का वैल्यू कितना निकाल लिया 2, टोटल कितना n पद, कितना पद है 4 माइनस 1 बट्टा r कितना निकाले 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 के पावर 4 कितना आ जाएगा 16 माइनस 1 बट्टा
एक 16 में से एक जाएगा 15 और दूनी 30। देखिए तो इसको जोड़ के 30 आता है, 4 2 6 4 6 8 14 16 30 आ गया ना। तो हम लोग सम कब है, ये सम का फॉर्मूला कब है, जब आर कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में एक से बड़ा हो। अगर कॉमन डिफरेंस एक से छोटा हो तो, अगर कॉमन डिफरेंस एक से छोटा हो, एक से छोटा कैसे, देखिए मान लीजिए 8 था, 4 था, 2 था, 1 था, 4 पर कॉमन डिफरेंस कितना का है 8/4, मतलब 4/8, 4/8। दूसरा टर्म में पहला टर्म से भागा देंगे, 4/8 मतलब 1/2। यहाँ भी देखेंगे तो कितना 4/2, यहाँ से यहाँ 2/4, यहाँ से यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। कॉमन डिफरेंस है यहाँ जो छोटा है आर से, कॉमन डिफरेंस छोटा है आर से। इस केस में एस एन बराबर क्या होता है, सम बराबर क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर। ये वाला बदल जाता है, 1 आगे आ जाता है, आर पीछे चला जाता है, 1 आगे आ जाता है, आर पीछे चला जाता है। देखिए इस केस में सम कितना आता है, देखिए ए पहला पद कितना 8 इंटू 1 माइनस आर कितना है, तो 1/2 का पावर एन कितना है 1 2 3 4 बटा आर कितना निकाले हैं, आर 1/2, सॉरी 1 माइनस आर कितना निकाले 1/2। अब देखिए 8 का 8 रह जाता, एक में से कितना घटाते 1/4 का होल स्क्वायर, तो 1 का पावर 4 4, 2 का पावर 4 कितना आ जाता है 1/16 बटा यहाँ 1 में से आधा घटाएं तो कितना बचेगा आधा, कितना आ जाता 8 इंटू 16 एकम 16 माइनस 1 15/16 बटा 2 1/2। यहाँ से आ गया 8 गुने 15, 2 ऊपर चल जाएगा गुने 2/16। देखिए 8 दूनी 16 कट जाता, बचता कितना 15, बचता कितना 15। कट गया है क्या, ये कट गया है, अच्छा ऊपर कर देते हैं। देखिए एक और लिख लीजिए, सम बराबर क्या होगा ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बट्टा 1 माइनस आर। ये कब हो जाएगा, जब आर छोटा हो जाएगा 1 से, आर छोटा हो जाएगा 1 से। तो हमारे यहाँ से 2 फॉर्मूला मिल गया सम का। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक में एक ही रहता है, ज्योमेट्रिक में 2 फॉर्मूला हो जाता है, ठीक, ज्योमेट्रिक में 2 हो जाता है। अब मिटा देते हैं इसको। जैसे क्या था अभी, आर बड़ा छोटा कैसे डिसाइड करेंगे, आर होता क्या जो पहले समझ गए ना, आर क्या होता है दोनों टर्म के बीच का रेशियो, दोनों टर्म के बीच का रेशियो अनुपात, मतलब दूसरा टर्म बटा पहला टर्म। तो देखिए मान लीजिए आर इससे 4 हो गया, 4 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, कितना हुआ है यहाँ को, आर बराबर क्या हो जाएगा 4/8 या 2/4 या 1/2, यही ना आ जाएगा। ये भी काटेंगे 1/2, ये भी काटेंगे 1/2, ये तो 1/2 है, ये है ना। तो आर बराबर 1/2। अब देख रहे हैं आर छोटा है 1 से, आर छोटा आ गया, तो सम बराबर क्या हो जाता है ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर। ए का वैल्यू कितना है 8, 1 माइनस आर का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं, आर का वैल्यू आधा, हाफ का पावर कितना एन, एन कितना है, एन नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 बटा 1 माइनस आर कितना निकालें आधा। यहाँ से क्या आ जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 1 का पावर 4 रखेंगे 1, तो 2 का पावर 4 रखेंगे तो 16 बट्टा यहाँ कितना 1 में से आधा घटेगा तो आधा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 8 इंटू 16 एकम 16 माइनस 1 15 बट्टा 16 बट्टा क्या है 1/2। तो 8 से इस 2 मरतबे कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 15। देखिए तो सम इसका कितना था 8 4 12 2 14 1 15, सम आ गया ना 15। ये तो आसान था, तो ऐसे भी जोड़ लेते, लेकिन कोई लंबा टर्म दे देगा 10 टर्म का दे देगा तो हमको यही करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा ऐसे ही। अच्छा इसके बाद आएगा मान लीजिए 3 टर्म 4 टर्म दे देगा, तो जैसे ज्योमेट्रिक अर्थमेट्रिक में मानते थे a प्लस डी, a और a माइनस डी, 3 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए a माइनस 3d, a माइनस डी,
a प्लस डी और a प्लस 3d। वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दे देगा 3 टर्म 3 पद, तो 3 पद कौन कौन सा मानेंगे, 3 पद कौन कौन सा मानेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं, पहले ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं। GM ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अगर देखिए ज्योमेट्रिक मीन होता है, अगर 3 गो पद A B C 3 गो है, 3 गो संख्या है, किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो कह सकते हैं B बट्टा A बराबर क्या हो जाएगा, C बट्टा B। गुणोत्तर श्रेणी में रहेगा तो इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना, तो B कितना हो जाएगा, B स्क्वायर बराबर A इंटू सी। यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC। यहाँ से B क्या है, B क्या है, यही ज्योमेट्रिक मीन है। जो बीच वाला चीज़ होता है ना, सबसे बीच में कौन आएगा, वही ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक, ये तो हो गया क्या। अब जब 3 गो रहेगा, 5 गो रहेगा तो फिर उस केस में बीच वाला आ जाएगा, 5 गो रहेगा तो फिर उस केस में बीच वाला आ जाएगा। लेकिन बहुत सारा संख्या रहेगा, ये लिख लीजिए, ये भी ज्योमेट्रिक मीन बहुत काम का चीज़ है, फॉर्मूला है 3 गो में, यही ऐसे ही निकालिएगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए अगर मान लीजिए A1 A2 A3 A4 ऐसे कर करके AN GP में है, GP में है, तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या हो जाएगा, तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 जितना तक रहे इंटू AN के पावर 1 बटा n। जितना टर्म रहेगा 1 2 जितना 10 गो रहेगा तो 1 बटा 10। ठीक, और ये कितना जितना जितना संख्या दिया रहेगा यही हो जाएगा हमारा क्या, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य हमारा यही हो जाएगा। दिन भर ऑफिस, मॉर्निंग क्लास, रात में वीडियो, थकान, आँख में नींद। खैर कोई बात नहीं, अभी काम करने का उम्र है, काम करेंगे, पढ़ाएंगे, कुछ आप पढ़िए कुछ हम पढ़ाएंगे, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। हाँ, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। अब तो लगन का टाइम भी है, बहुत सारा बारात उरात जाना होगा, सेंट उंट मार के जाइएगा पूरा, लेकिन पटेगी कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए इतना आसानी से नहीं पड़ती है। चलो, खुशबू ना, जो कितना भी कपड़ा में इत्र मार लीजिए, कपड़ा में कितना भी परफ्यूम मार लीजिए, असली महक आपका किरदार से आता है, असली महक इंसान के किरदार से आता है। अपने आप को इस तरह से बनाइए, अपने आप को इस तरह से ढालिए कि लोग आपसे बात करना चाहे, आपसे मिलना चाहें। ठीक, तो कितना भी इत्र बर्बाद कर लीजिए कपड़ा पे, असली महक तो आपके किरदार से ही आना है। तो अपना स्वभाव बदलिए, अपना नेचर बदलिए, सही कीजिए, अपना बिहेवियर समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, सबके प्रति अपना नज़रिया बदलिए, पॉजिटिव रहिए, सबको अच्छी चीज़ें सिखाइए, अच्छी चीज़ें बताइए। और किसी का बुराई करने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है, अच्छाई करने से भी कुछ, अच्छा बोलने से भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन किसी अच्छा सोचिएगा ना तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर बुरा सोचिएगा तो आपके साथ हमेशा बुरा होगा। इसलिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो अब देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लीजिए, 4 16 64, देखिए 4 गुना फिर 4 गुना का GM ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 4 16 64 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो हम जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या होता है, जितना भी संख्या दे जाएगा सबको गुना में, और उसका पावर कितना, 1 बटा n, n कितना 1 2 3, उसका पावर 3, मतलब कि कितना आ जाता है, यहाँ से 4 जितना भी गुना करके आएगा लिख लीजिएगा। इसको 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 4 का क्यूब कर सकते हैं, मतलब 4 का पावर 1 2 3, 3 2 5 1 6, मतलब 4 का पावर 6 का पावर कितना 1 बटा 3। पावर का पावर रहता है गुना, क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, 4 गुना 6 बटा 3, कितना आ जाएगा 16। देखिए बीच वाला चीज़ आया ना 16, ज्योमेट्रिक मीन। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक
मीन निकालते हैं। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अब आते हैं, अगर संख्या दिया रहेगा कि 4 संख्या का ज्योमेट्रिक मीन ये है, तो हम संख्या कौन सा मानेंगे। 4 संख्या का ज्योमेट्रिक मीन वगैरह दिया रहेगा तो हम संख्या कौन सा मानेंगे। क्या काट रहा है, देखिए 3 संख्या रहेगा ज्योमेट्रिक मीन में, तो क्या मानेंगे, a बटा आर स्क्वायर, ए बटा आर, ए और a इंटू आर। ठीक, 4 संख्या रहे तो a बटा आर क्यू, ए बटा आर, ए आर इंटू ए इंटू आर का क्यू। क्या मानेंगे, देखिए यहाँ से कितना कितना गुना हुआ, आर स्क्वायर, आर इसमें आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर, देखिए ए बटा आर क्यू में आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो इस 2 को कर देगा, एक और बचेगा, बचा ना। फिर ए बटा आर में आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक आर से कट जाएगा, मतलब ए आर बचेगा। फिर आर स्क्वायर में गुना करेंगे तो 1 के पावर ए आर क्यू बच जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये तो 4 संख्या रहेगा तो क्या मानेंगे, ए बटा आर क्यू, ए बटा आर, ए बटा क्यू मानेंगे। देखिए क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गुना करेंगे ना, देखिए गुना करेंगे तो आर से आर कट जाएगा, फिर क्या बच जाएगा हमारा 3a क्यू। ठीक, 3a क्यू, तो इसलिए मानेंगे। अगर 5 पद रहे तो, 5 पद रहे तो तब मानेंगे ए बटा आर स्क्वायर, ए बटा आर, ए बटा ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 5 पद रहे तो ये मानेंगे। अब देखते हैं इस पे 1-2 क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिए, तीनों नोट कर लीजिए। 4 पद रहेगा, पद कर लीजिएगा, 3 संख्या में पद कर लीजिएगा। पद कौन से पद पे हो भाई, पद का ही तो लड़ाई है, सब पद पाने के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए ही तो लड़ रहा है जिंदगी में, और क्या है। क्वेश्चन है, जीपी में 5 लगातार पदों का गुणनफल 1024 है, तो 1024 है तो तीसरा पद निकालें। तीसरा पद निकालें। तीसरा पद मतलब 5 पद है तो तीसरा पद क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, देखिए 5 पद क्या दिया है, 5 पद दिया है। 5 पद कौन कौन सा मानते हैं, जब 5 पद दिया तो मानते हैं ए बटा आर स्क्वायर, ए बटा आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, यही 5 पद, 1 2 3 4 5। और गुणनफल दिया मतलब सभी का गुना कितना दे दिया है, 1024, यही दिया है। देखिए आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आर से ये आर कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 गो मतलब गुना में ए मतलब ए का पावर 5 बराबर कितना, 1024। 1024 किसका है, किसका पावर 5 है, 1024 किसका पावर 5 है, कीजिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। देखिए 1024 हो जाएगा आपका 4 चक्को 16 चक्को 64, 6 का 4 चक्को 16 चक्को 64 चक्को 4 चक्को 16 के 6 हाथ में 1 25, इतना चक्को 4 का, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं ए का पावर 5 बराबर 4 का पावर 5, तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा 4, ए बराबर 4। पूछा तीसरा पद देखिए तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा क्या माने थे, तीसरा ए, और ए का वैल्यू कितना आ गया 4।
तो हमारा इस तरह से पद पूछेगा तो पद इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, इस तरह से हम लोग पद निकाल लेंगे ज्योमेट्रिक मीन का। तो 3 पद 4 पद 5 पद दिया रहा है तो हम लोग इसी तरह से रेशियो में मानेंगे ताकि पद कट जाए। देखिए कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का कॉमन डिफरेंस कितना, r, यहाँ से यहाँ का r, यहाँ से यहाँ का r, यहाँ से यहाँ का r, कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। अब इसमें आता है नियम, इसका 1-2 नियम है, नियम कुछ है नहीं, जैसे नियम कुछ नहीं है, इसका बता देते हैं थोड़ा सा। गुणोत्तर श्रेणी में किसी एक संख्या से सारा श्रेणी में गुना करेंगे तो वो भी गुणोत्तर श्रेणी में ही आएगा। जैसे गुणोत्तर श्रेणी में, जैसे ये मान लीजिए 2 था, 4 8 16, 2 4 2 8 2 16, बोल दिया इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए सब में, तो कितना आ जाता है 6 12 18 24 सॉरी 28 24 16 23 48। देखिए तो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, ये भी गुणोत्तर श्रेणी में आया। अब इसी को बोला था भाग दे दीजिए 2 से, तो कितना आ जाता है 1, इसको 2 से भाग देंगे 2, इसको 2 से भाग देंगे 4, इसको 2 से भाग देंगे 8। देखिए तो 1 दूनी 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये भी गुणोत्तर श्रेणी में आ गया। मतलब किसी गुणोत्तर श्रेणी को किसी संख्या से गुना करेंगे सारे पद में तो वो भी जो प्राप्त होगा हमको वो भी गुणोत्तर श्रेणी, या फिर किसी संख्या से भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा श्रेणी वो भी गुणोत्तर श्रेणी। तो ये था गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी का क्लास, उसके पीछे का कंसेप्ट, उसके पीछे का जो आपको समझना है समझ लीजिए। तो हम लोग समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी देख लिए हैं। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी देख लिए। तो अब हमारा लगभग नंबर सिस्टम का सारा टॉपिक खत्म हो गया। नंबर सिस्टम का एलसीएम एचसीएफ बचा, तो अलग से टॉपिक करके ही बताएंगे, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, बाकी सिंप्लीफिकेशन वगैरह है, जोड़ घटाव गुना भागा, तो इतना तो समझते हैं। आप तैयारी करने के लिए आए तो जोड़ घटाव तो आता ही होगा, वो कर लीजिएगा। अब 1-2 क्लास हम क्या लेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम का क्लास लेंगे, मिसलेनियस टाइप का प्रॉब्लम, अच्छा टाइप का प्रॉब्लम जो एसएससी वगैरह में, सीजीएल के मेंस में पूछा जाता है या और अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, वो प्रॉब्लम लेंगे और देखेंगे कैसे उसको आसानी से बना सकते हैं, उसको कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे अपना क्लास रोकते हैं। बाकी वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने भाई बंधुओं को के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि सिर्फ आप ही नहीं सीख पाएँ, वो लोग भी सीख पाए। और लाइक करें, मन हो तो ना भी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज रखते हैं, आज यहीं पे क्लास बंद करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।